ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक। भारत का संवैधानिक विकास यानी भारतीय संविधान के विकास का संवैधानिक विकास जो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पीसीएस लेवल तक, स्टेट पीसीएस और पीसीएस लेवल तक में जो भी क्वेश्चन पूछा उनको हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका राइट आंसर है। अब बात करें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसी में जो है ना स्थापना की गई। कब? तो 1774 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनको याद रखेंगे, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्या नाम था? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। क्या? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसको हम लोग देखेंगे। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। तो इस तरह से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाँ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर जो है हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं इसका सही उत्तर की बात करें तो नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी नियामक अधिनियम 1773। तो 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का जो है, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था यह किसके तहत हुआ था? तो ये पिट्स का भारतीय अधिनियम के तहत नहीं, ये 1773 ईस्वी के तहत हुआ था 74 में। और नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात करें, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में हुई। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो कब हुई, इसकी कार्य करने की अनुमति, तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत हुई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तरह। इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना की गई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 के गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? किसने? तो नींव डाली 1813 का चार्टर एक्ट राइट है। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आईएएस प्री में 18 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने के प्रावधान को अपनाया। 1823 में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये यानी ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपियन सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग थे। 1828 से 1835 ईस्वी तक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल यानी एंग्लिशिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे। कौन थे? इंपॉर्टेंट है। जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक या नेतृत्व करता थे।
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किसके तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी अधिनियम के तहत जो कंपनी को अधिकार पत्र से जो है ना 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया चाय की खेती कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को भी छीन लिया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 6 चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये राइट है। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार के लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। राइट, इस तरह से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। IAS प्री 19 का क्वेश्चन था। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1, 2 और सही है। भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाकर विशेषकर राजस्व प्रशासन ने उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया। क्वेश्चन 7 जो इम्पोर्टेंट है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इस तरह से देखते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं से सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण या कलर अथवा इनसे किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी रही। अब देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट जो है पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि तथा के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 के तहत की गई थी। किसके तहत? मार्ले मिंटो। इसी में जो है ना लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसी के तहत भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का ही भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन बता रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना
अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेयर थे। इस तरह से जो अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण यह क्या हो जाएगा, 1935 में किया गया। कब, 1935 के अधिनियम के तहत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो किस वर्ष, 1937 में देख सकते हैं, पूछा गया है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, किस अधिनियम के अंतर्गत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी 1935 अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया और शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला था रिजर्व और दूसरा था हस्तांतरित विषय, जिसको ट्रांसफरेंस सब्जेक्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 देखते पूछा गया। यूपीपीसीएस 2014 में 14 में 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्न में से कौन सा प्रमुख विशेषताएं हैं, तो कौन सा प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था सही है। मुसलमानों के लिए पृथक यानी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना, ये गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश शासन संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत यानी डुअल शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषय को 2 श्रेणी में बांटा गया। एक था रिजर्व, एक था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के पार्लियामेंट अधिनियम में कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की है, तो किसने, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत झारखंड पीसीएस 2021 का प्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा ने अपनी प्रारंभिक उत्तर ये सी माना था। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट, अवधि प्रथम बैठक 5 वर्ष का कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में जिसमें 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम 3 वर्ष कहलाता था। सरकार अधिनियम 1919 की यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार धारा 9(19) के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 7 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा शेष 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 थी, जो 102 निर्वाचित प्लस
41 मनोनीत थे। फिर 145 जिसमें 104 निर्वाचित होते थे, 4 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराड़ से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराड़ से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी काल लाया? तो 1919 का एक्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप लोग देख सकते हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित रिजर्व स्थानों का प्रावधान किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में हित भारत अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार देख सकते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में यानी स्थान रिजर्व किए गए। 12 देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2021 का पूछा गया है, तो देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, तो इस तरह से ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब पूछा जाता है UPSC का स्थापना जो कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से निर्वाचन शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुए? तो इस तरह से जो है 1926 में और ऑप्शन 1945, इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और 1945 का केंद्रीय विधान चुनाव भारत अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष में? 1945 राइट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी राइट। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से 43 प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रभावित किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा MPPCS प्री का पूछा गया है, इसको अच्छे से देख लेंगे। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रभावित किया गया अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई। देखेंगे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर है? तो किसमें है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के ये IS प्री का पूछा गया है। भारत में संविधान के केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके तहत प्रांतों में
समाप्त कर दिया था। शासन को लागू किया जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1835 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। 18 को देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। क्या नहीं थी? तो अवशिष्ट विषय और प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये इम्पोर्टेंट है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। कब? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इम्पोर्टेंट है। आप लोग 1935 से जितने भी क्वेश्चन बहुत सारा आता रहता है, इसको अच्छे तरह से आप लोग कवर कर लेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, सभी में पूछा गया है। निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो 1935 अधिनियम के तहत ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। क्या दी गई थी? प्रांतीय विधानमंडल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? तो कौन नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, देख सकते हैं रोक के पढ़ के। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प इस तरह से देख सकते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? यह भारतीय संविधान का प्रमुख एक स्रोत था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, पूछा गया। भारत का वर्तमान में संवैधानिक ढांचा बहुत ही कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम के मुख्य इस प्रकार है, देख सकते हैं क्या क्या आधारित है। संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इस तरह से 1935 से इतने सारे अभी भारतीय संविधान में लिया गया है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया। आज जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने भारतीय संविधान के रिलेटेड विकास को देखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में पूछा गया था, जो उसको लिए इस तरह से वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।